नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे चारों ओर हर चीज को बनाते हैं वो आखिर एक साथ टिके कैसे रहते हैं। केमिस्ट्री हमें कुछ बहुत ही कमाल के नियम और टूल्स देती है जिससे हम इस दुनिया को बेहतर समझ पाते हैं। तो आज हम ऐसे ही दो जबरदस्त आइडियाज को समझने वाले हैं, फॉर्मल चार्ज और ऑक्टेट रूल। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो अक्सर उसे बनाने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई इनमें से कौन सा वाला स्ट्रक्चर असलियत के सबसे करीब है। और बस इसी पहेली को सुलझाने में फॉर्मल चार्ज हमारी मदद करता है। फॉर्मल चार्ज को ना एक तरह का इलेक्ट्रॉन अकाउंटेंट समझ लीजिए। इसका बस एक ही काम है, ये चेक करना कि एक मॉलिक्यूल के अंदर हर एक एटम पर इलेक्ट्रॉन्स का बंटवारा ठीक से हुआ है या नहीं। हाँ, ये एक काल्पनिक चार्ज है, पर ये हमें सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर खोजने में बहुत मदद करता है। तो आखिर ये है क्या फॉर्मल चार्ज? किसी एटम पर वो काल्पनिक चार्ज है जो तब होता अगर हम ये मान लें कि एक बॉन्ड में मौजूद सारे इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स के बीच एकदम बराबर बराबर शेयर किए गए हैं। इससे हमें ये अंदाजा लगता है कि इलेक्ट्रॉन कितने इवनली फैले हुए हैं। और इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। किसी भी एटम के लिए हम सबसे पहले उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, मतलब उसके सबसे बाहरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसमें से हम उन इलेक्ट्रॉन्स को घटाते हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे, जिन्हें हम लोन पेयर कहते हैं। और आखिर में बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का आधा घटा देते हैं, बस। तो ये सारी मेहनत हम कर क्यों रहे हैं? हमारा लक्ष्य है उस स्ट्रक्चर को ढूंढना जिसमें ज्यादातर एटम्स पर फॉर्मल चार्ज जीरो के सबसे नजदीक हो। क्योंकि देखिए, नेचर को स्टेबिलिटी यानी स्थिरता पसंद है, और जिन स्ट्रक्चर्स में चार्ज कम से कम होता है वो आमतौर पर सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। चलिए इस आइडिया को एक असली दुनिया के एग्जाम्पल से समझते हैं। ओजोन यानी O3 जो हमारे एटमॉस्फेयर की रक्षा करती है, वो इसके लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है। तो आइए इसके लुईस स्ट्रक्चर पर फॉर्मल चार्ज का ये सिद्धांत लगाकर देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो ये देखिए, ये है ओजोन मॉलिक्यूल का एक संभावित लुईस स्ट्रक्चर। इसमें 3 ऑक्सीजन एटम हैं और अपनी आसानी के लिए हमने इन्हें 1, 2 और 3 नंबर दे दिए हैं। अब हम एक एक करके हर एटम पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम इसे 3 आसान स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहले बीच वाले ऑक्सीजन एटम यानी O1 का चार्ज निकालेंगे, फिर एक साइड वाले एटम O2 का, और आखिर में तीसरे एटम O3 का। चलिए बीच वाले एटम O1 से शुरू करते हैं। याद है ना, ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस स्ट्रक्चर में इसके पास 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं और ये 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स -6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का आधा, जो होता है 3। तो 6 -2 -3 हमें मिला +1। अब आते हैं एटम O2 पर। फिर से शुरू में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ इसके पास 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं और ये सिर्फ 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो कैलकुलेशन होगी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन -6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन -2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का आधा, यानी 1। तो 6 -6 -1 ये हुआ -1। और आखिर में हमारा तीसरा एटम O3, इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इस स्ट्रक्चर में इसके पास 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये हुआ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन -4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन -4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का आधा, यानी 2। इससे हमें मिला 6 -4 -2 यानी 0। और ये रही हमारी फाइनल पिक्चर। बीच वाले एटम पर +1 चार्ज है, एक साइड वाले पर -1 है और दूसरे पर 0 है। ये कितनी कमाल की बात दिखाता है। भले ही पूरा ओजोन मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो, पर उसके अंदर चार्ज का एक सेपरेशन है। फॉर्मल चार्ज हमें इसी छिपी हुई जानकारी को देखने में मदद करता है। तो फॉर्मल चार्ज तो अब हमें समझ आ गया है। चलिए अब एक और फाउंडेशनल रूल, ऑक्टेट रूल की बात करते हैं, और उसकी सीमाओं की भी। जैसा कि साइंस में अक्सर होता है, नियम हमें एक रास्ता तो दिखाते हैं, लेकिन हमेशा कुछ अपवाद यानी एक्सेप्शंस भी होते हैं। ये एक लाइन ना पूरी कहानी कह देती है। ऑक्टेट रूल जो ये कहता है कि एटम अपने सबसे बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करते हैं, केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा आधार है। ये बहुत यूजफुल है।
पर ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। कुछ मॉलिक्यूल्स इस नियम को फॉलो नहीं करते। ऑक्टेट रूल के इन एक्सेप्शंस को हम मोटे तौर पर 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसमें बीच वाले एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स और तीसरा है एक्सपेंडेड ऑक्टेट, जिसमें बीच वाले एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए पहले 2 टाइप को देखते हैं। लिथ टेक्लोराइड या BeH2 जैसे कंपाउंड्स में बीच वाले एटम का ऑक्टेट पूरा ही नहीं होता। इसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड NO जैसे मॉलिक्यूल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ही ऑड होती है, तो जाहिर है हर एटम का ऑक्टेट पूरा हो ही नहीं सकता। तीसरा और सबसे दिलचस्प एक्सेप्शन है एक्सपैंडेड ऑक्टेट। ये उन एलिमेंट्स के साथ होता है जो पीरियोडिक टेबल के तीसरे पीरियड या उसके बाद आते हैं। इन बड़े एटम्स के पास ना कुछ एक्स्ट्रा कमरे होते हैं, जिन्हें डी ऑर्बिटल्स कहते हैं, जो उन्हें अपने वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की जगह देते हैं। इसके 2 क्लासिक एग्जाम्पल देखिए। फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड यानी PF5 में बीच वाले फॉस्फोरस एटम के चारों तरफ 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 में सल्फर के चारों तरफ तो पूरे 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स बिल्कुल स्टेबल हैं, भले ही ये ऑक्टेट रूल को साफ साफ तोड़ रहे हो। तो इस सब से हमें क्या समझना चाहिए? क्या ये नियम गलत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें इन्हें कोई सख्त कानून नहीं, बल्कि पावरफुल गाइडलाइंस की तरह देखना चाहिए, जो हमें मॉलिक्यूल्स के व्यवहार को समझने और प्रिडिक्ट करने में मदद करती हैं। तो चलिए आज की चर्चा को फटाफट समराइज करते हैं। एक तरफ हमारे पास फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का एक ज़बरदस्त टूल है, जो हमें सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर चुनने में मदद करता है, और दूसरी तरफ हमें ये भी पता है कि ऑक्टेट रूल बहुत काम का है, लेकिन उसकी भी अपनी सीमाएं हैं, जिन्हें हमने 3 कैटेगरी में देखा। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि ऑक्टेट रूल और फॉर्मल चार्ज जैसे नियम कोई कानून नहीं है। ये शक्तिशाली मॉडल्स हैं, जिन्हें नेचर के काम करने के तरीके को समझने के लिए बनाया गया है। ये हमें कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने में मदद करते हैं, और जब ये नियम टूटते हैं तो वो हमें उस दुनिया के बारे में और भी ज़्यादा सिखाते हैं। और आखिर में बस ये एक सवाल, अगर हमारे इतने बेसिक नियमों में भी एक्सेप्शंस हैं, तो ये साइंस के काम करने के तरीके के बारे में हमें क्या बताता है? ये हमें दिखाता है कि साइंस कोई रुकी हुई चीज़ नहीं है। ये तो हमेशा आगे बढ़ रही है, सीख रही है और हमारी समझ को और बेहतर बना रही है। और शायद यही बात इसे इतना खूबसूरत और रोमांचक बनाती है।